सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जिनको कि फैक्ट्रीज में तैयार किया गया है ना, साइंटिस्ट ने जिनको डेवलप किया है, और इसमें किसी भी तरीके के प्लांट सोर्स का यूज नहीं किया गया है, किसी भी तरीके के एनिमल सोर्स का यूज नहीं किया गया है। और क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में? हम लोग ये जानते हैं दैट ये सस्ता है, नेचुरल फाइबर से, ये ड्यूरेबल है, स्ट्रांग भी है, इनफैक्ट ये ज्यादा मजबूत होते हैं नेचुरल फाइबर के मुकाबले, ये बात हमें पता है ना। आप कंपेयर कर सकते हो, जब ये एक्चुअली रिवीजन के लिए ही चल रहा है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था दैट होता यही है कि आप कोई भी लेते हो नेचुरल फाइबर, और उसको जब आप कंपेयर करते हो किसी भी सिंथेटिक फाइबर से, तो आप देखते हो कि वो कुछ ज्यादा ही आसान है, आसान इन द सेंस, सॉरी, ज्यादा ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन द सेंस कि वो ज्यादा लंबे वक्त तक स्टे करता है ना। आप कॉटन का कपड़ा ले लो, मान लो, आप देखोगे कॉटन का कपड़ा कुछ वॉशेस के बाद खराब होने लगा, बट ये चीज सिंथेटिक के साथ नहीं होती है। सो ये एक रीजन बनता है क्यों लोग सिंथेटिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। रेडिली अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल का मतलब, अब चूंकि ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्रीज में बन रहा है, तो मार्केट की जितनी डिमांड होती है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्शन की जाती है, और इस कारण से ये काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है। और मैंने आपको शायद बताया था दैट प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड प्रोडक्शन। डिमांड कितनी है मार्केट में और उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सप्लाई कितनी हो रही है उसकी। डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है अगर ये बैलेंस्ड है तो प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज बैलेंस्ड, इस कारण से ये सस्ती भी हो रही है। ठीक है, मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी नेचुरल फाइबर के मुकाबले जो सिंथेटिक फाइबर है इसको नीड्स ऑफ मेंटेनेंस कम है, काफी कम चीजें चाहिए होती हैं टू कीप इट फंक्शनलिंग वेल, टू कीप इट वर्किंग वेल। अगली पेज पे हम लोग पहुंचते हैं। अगली टॉपिक जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने जाना था बनावट के बारे में कि आखिर बने कैसे हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स जो है वो काफी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बने जिनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। वहीं सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वहां पे लंबे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जो चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉन्गर हैं नेचुरल फाइबर के मुकाबले, कॉम्प्लेक्स हैं नेचुरल फाइबर के मुकाबले, और इस कारण से हम लोग इसको पॉलीमर भी कहते हैं। और ये जो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है यही इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जो बच्चे जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू मोनोमर्स को पॉलीमर्स में चेंज किया जाता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग पोलीमराइजेशन कहते हैं। पोलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग a large number of small molecules to form long chain of polymers। ठीक है बच्चे, यहां तक में किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, यस और नो, कोई डाउट है? सब सो गया बच्चा लोग। चलो, नेमिंग कैसे की गई? पोली का मतलब होता है मेनी, MERS मर्स, या फिर MEROS मिरोस, इसका मतलब होता है स्मॉल यूनिट। तो कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर जो बनता है दैट इज पॉलीमर्स। मोनो इज सिंगल, मर्स इज स्मॉल यूनिट और पार्ट। तो एक छोटा सा पार्ट अगर है, एक छोटा सा यूनिट अगर है, सिंगल यूनिट अगर है, तो दैट इज मोनोमर। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। नेचुरल से सिंथेटिक के ट्रांजिशन के बीच का एक स्टेट आता है जो कि कहलाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और इसके बारे में हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो हमने पढ़ा था दैट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स वैसे पॉलीमर्स है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइबर ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से, और किसी स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसमें हम लोग कुछ ऑल्टरेशन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था वल्कनाइज्ड रबर के बारे में। वल्कनाइज्ड रबर के लिए करते क्या हम लोग,
नेचुरल रबर लेते हैं हम लोग जो कि मॉल्टन फॉर्म में होता है। मॉल्टन रबर में मॉल्टन सल्फर को मिक्स कराते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, और इसके कारण फॉर्मेशन होता है वल्कनाइज्ड रबर का, जिसके काफी सारे यूजेस हैं। ठीक है, बट आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंथेटिक फाइबर्स का है। तो सिंथेटिक फाइबर्स पे दोबारा पहुंचते हैं हम लोग। सिंथेटिक फाइबर्स क्या था बच्चे? वैसा फाइबर जो कि बना है आर्टिफिशियली, साइंटिस्ट ने बनाया है इसको। अब सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर बना, जिसको कि एक वंडर फाइबर भी कहा जाता है, ये फाइबर है, कौन सा फाइबर है बताओ? नायलॉन। नाइलॉन। जान मारेंगे। रेयन। सर सर वाटर रेयन। पॉलीमर सर रेयॉन सर। नायलॉन को कहा जाता है। सॉरी, हाँ, रीजेनरेटेड फाइबर जो है वो है रेयन। स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे चीजें दिख रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना? रेयन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, रीजेनरेटेड फाइबर। ठीक है, या आर्टिफिशियल सिल्क इसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चे क्योंकि मार्केट में नेचुरल सिल्क अवेलेबल था एंड देयर वाज अ मोनोपोली, है ना? ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्या थी, एक मोनोपोली थी। मोनोपोली किसकी? चाइना की। ठीक है, चाइना वाज द वन हु यूज्ड टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क को वो ऑब्टेन करता था, उसकी प्रोसेसिंग वही करता था, उसको थ्रेड्स के फॉर्म में चेंज करके उसको मार्केट में भेजने का पूरा काम जो है वो चाइना करता था। एंड चाइना वाज कीपिंग इट अ सीक्रेट। ठीक है, अब दुनिया दीवानी हो रही है सिल्क की। प्रॉपर्टीज जो है सिल्क की, नेचुरल सिल्क की, अमेजिंग है। सबको चाहिए था सिल्क, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। चाइना वाज नॉट रेडी टू टेल द होल स्टोरी बिहाइंड सिल्क। So what happened? Scientists started to prepare a fiber that was equivalent to silk. अब हो सकता है कि ये शुरुआत इसलिए कि लोगों को लगा होगा कि सिल्क हो सकता है केमिकल से ही बना है। चाइना के बारे में हम लोग अंदाजा लगाते रहते कि चाइना कुछ भी कर सकता है, सो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ये जो भी रीजंस रहे हो, साइंटिस्ट ने क्या किया, वुड पल्प लिया, सर्टेन केमिकल प्रोसेसिंग की उसकी, और उसकी केमिकल प्रोसेसिंग के बाद एक फाइबर ऑब्टेन हुआ जो कि काफी मिलता जुलता था, जिसकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर थी सिल्क से। ठीक है, जब ये चीज मार्केट में आई, रीजेनरेटेड सिल्क, रीजेनरेटेड फाइबर, आर्टिफिशियल सिल्क, इस नामों से जब ये चलने लगी, सो चाइना वाज कंपेल्ड टू रिवील द ट्रूथ ऑफ सिल्क। ठीक है, सो इस पूरी कहानी के साथ ही जो डेवलपमेंट हुआ, वो पहला सिंथेटिक फाइबर बना रेयन। बट ये पहला फुली डेवलप्ड सिंथेटिक फाइबर नहीं है। फुली डेवलप्ड सिंथेटिक फाइबर इसलिए नहीं है बच्चे ये, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लिया गया नेचुरल सोर्स से, वुड पल्प, वो है ना? नेचुरल सोर्स का यूज किया गया है इसमें। सो इसको हम लोग फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं कहते हैं, रीजेनरेटेड फाइबर कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, यूजेस की अगर हम लोग बात कर लें, यूजेस काफी ज्यादा अच्छे हैं इसके, काफी ज्यादा यूज होता है ये। क्या है? सबसे पहला, सिल्क का टेक्सचर, सिल्क के जैसा इसका लुक, वूल और कॉटन से मिलती जुलती हुई इसकी प्रॉपर्टीज, लेनिन से मिलती हुई इसकी प्रॉपर्टीज जो है, टेक्सचर, फील, टच, इसके कारण इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बेडशीट्स में यूज किया जाता है इसके लस्टर के कारण, कॉटन के साथ मिक्स करके। कारपेट्स बनाने में यूज किया जाता है वूल के साथ, अगेन लश्यर और इसकी बना टेक्सचर के कारण। और रेयन स्मूथ तो है ही, साथ में कूल एंड कंफर्टेबल भी है, और इसके कारण इसके काफी ज्यादा वेरिड यूज हैं। साथ ही साथ इसकी एक और क्वालिटी ये भी है कि आप इसको काफी इजीली कलर कर सकते हो, और काफी सारा कलर दे सकते हो आप उसको। ठीक है, डाई को काफी इजीली एब्जॉर्ब करता है और लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है।
ठीक है, तो जल्दी कलर फेड भी नहीं होते इससे। ठीक है, समर्स के टाइम में आप इसको कंफर्टेबली पहन सकते हो, क्योंकि सिल्क के जैसा, कॉटन के जैसा ही इसके पास एक क्वालिटी है स्वेट को एब्जॉर्ब करने की, जिसके कारण समर के टाइम में इसको वेयर करना थोड़ा कंफर्टेबल होता है ना। अपैरल्स बनाने में यूज किए जाते हैं वैसी चीजें जिसको पहन के आप अपीयर होते हो, है ना। द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू शो ऑफ, दैट आर नॉन एज अपैरल्स। तो अपैरल्स में यूज किए जाते हैं ड्रेसेस हो गए, जैकेट्स हो गए, लाइनिंग्स हो गई, सूट्स हो गए, हैट्स हो गए, है ना। ये सारी चीजें वैसी हैं जिसको आप पहन के पब्लिक अपीयरेंस देते हो, है ना। घर पे कोई हैट लगा के नहीं बैठता, घर पे कोई सूट पहन के नहीं बैठता, पब्लिक अपीयरेंस हो तो ही पहनते हैं हम लोग उसको। सो वैसी चीजों में यूज करते हैं हम लोग रेयॉन को। इंडस्ट्रीज में सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में, टायर कॉर्ड्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रेयॉन फेमस है विस्कस रेयॉन और आर्ट सिल्क के नाम से। इसके अलावा आर्टिफिशियल सिल्क, रीजनरेटेड फाइबर, ये तो नाम है ही इसके। ठीक है, रेयॉन के बाद हम लोग पहुंचते हैं जो हमारा सबसे पहला फुली डेवलप्ड सिंथेटिक फाइबर है, जिसमें किसी भी नेचुरल सोर्स का यूज नहीं किया गया, एक भी सिंगल नेचुरल सोर्स का यूज जिसमें नहीं किया गया, वो है हमारा नाइलॉन। ठीक है, कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है ये, कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं है, और इस कारण से इसका नाम वंडर पॉलीमर भी रखा गया। ठीक है, और नाइलॉन का जो नाम है वो दो शहर न्यूयॉर्क और लंदन के नाम से है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ के साइंटिस्ट ने R&D की, ये वो जगह है जहाँ पे R&D की गई। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया इस फाइबर का। सो वहीं से ये दोनों नाम रखे गए, वहीं से मतलब इन दोनों शहरों के नाम से ही इस वंडर पॉलीमर का भी नाम रखा गया, दैट इज नाइलॉन। NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क एंड लन इज टेकन फ्रॉम लंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके भी यूजेस को जानते हैं। इलास्टिक नेचर का है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी काफी ज्यादा है, सिल्क के जैसा अपीयरेंस देता है, और इस कारण से काफी ज्यादा इसको यूज किया जाता है सॉक्स में, कारपेट्स में, और दूसरी हॉसियरी आइटम्स में। रेयॉन से, सिल्क से सस्ता भी है ये भी मैं बता दूं आपको, इसीलिए रेयॉन और सिल्क से ज्यादा यूज भी किया जाता है ये। ठीक है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पतली सी वायर ले लो स्टील की, और सेम मोटाई की आप नायलॉन की वायर ले लो और टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करो, नायलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। सो मिलिट्री एप्लीकेशंस में रोप्स बनाने में, पैराशूट्स बनाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, माउंटेनियर्स जो हैं वो भी अपने लिए जो ट्रैकिंग वाले रोप्स लेके जाते हैं वो यूज करते हैं, वो भी नायलॉन के होते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट जो होते हैं गाड़ियों के, उसमें नायलॉन का यूज किया जाता है बिकॉज काफी ज्यादा स्ट्रांग है ये। टायर कॉर्ड्स में यूज किए जाते हैं, क्लॉथ्स में यूज किए जाते हैं, डेली नीड्स की जो आइटम्स है हमारी, टूथ ब्रशेस, कम, सब में यूज हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट्स में यूज किया जा रहा है इनको। ठीक है, फिशिंग नेट्स में यूज कर रहे हैं हम लोग इनको, काफी ज्यादा यूज करते हैं। आगे पहुंचते हैं, टेरिलीन की बात करते हैं हम लोग। टेरिलीन क्या है? तीसरा आर्टिफिशियल फाइबर, दूसरा फुली डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, इलास्टिक इन नेचर है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, रिंकल रेजिस्टेंट है। टेरिलीन जिन कपड़ों में मिक्स की जाती है उन कपड़ों में रिंकल्स की समस्या जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। मॉथ रेजिस्टेंस है, मॉथ्स नहीं आते, वो दाने दाने जैसे होते हैं ना कपड़े में ऊपर आ जाते हैं, स्वेटर्स वगैरह में जनरली वो नहीं आती इसमें। ठीक है, और इसकी इन क्वालिटीज के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फैब्रिक्स वाली जो दुनिया है वहां पे ये काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है। कॉटन के साथ मिक्स करके टेरी कॉट बना दिया जाता है, वूल के साथ मिक्स करके टेरी वूल बना दिया जाता है, सिल्क के साथ मिक्स करके टेरी सिल्क बना दिया जा रहा है। ठीक है, हर जगह इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, बोट्स की सेल्स से लेके रेन कोट्स तक हर जगह यूज किया जाता है, और इसलिए क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, आप इसमें पानी डालो, ये पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करता। तो आपने देखा होगा आपके छाते का जो कपड़ा होता है ना, वो टेरिलीन का है, या अगर आपके पास क्लॉथ का बना हुआ रेनकोट है तो उसमें टेरिलीन। ठीक है, प्लास्टिक वाला है फिर तो एंड ऑफ डिस्कशन, वो प्लास्टिक टॉपिक में आएंगे हम लोग।
ठीक है, बट अगर क्लॉथ का बना हुआ रेनकोट है आपके पास, तो आप ये समझिए कि वो जो क्लॉथ है वो टेरिलीन है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट्स में यूज करते हैं हम लोग इसको, इसकी इलास्टिसिटी के कारण, और होम फर्निशिंग में भी हम लोग इसको यूज करते हैं सिल्क के साथ मिक्स करके। आगे बढ़ते हैं। पीईटी, पीईटी पॉलीइथीन टेट्राथलेट। पॉलीइथीन टेट्राथलेट जो है पीईटी, ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है बच्चे। ठीक है, बॉटल्स, बॉक्सेस जैसी जो चीजें हैं जो आपके घरों में बड़ी आसानी से दिख जाती हैं, उनको बनाने के लिए हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो पैकेट्स हैं, फूड के जो पैकेट्स आते हैं, उनको बनाने के लिए। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डर्स जो हो गए, ऑडियो रिकॉर्डर्स, मैग्नेटिक टेप्स। लास्ट क्लास जब मैं ले रहा था मैंने गूगल पे जाकर जाके आपको फोटोज दिखाई थी, है ना, मैग्नेटिक टेप्स की, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डर्स में जो लगते थे पहले, उन सब में पीईटी का ही यूज किया जाता था। ठीक है, उसके बाद एक और है हमारा एक्रिलिक, जिसको कि एक्रिलॉन भी कहा जाता है। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, और इसके बारे में आई थिंक आप सभी को याद होगा कि ये सिंथेटिक फाइबर तो है, ये वो वूल है जिसको आप स्वेटर पहनते हो और आपको लगता है कि आप एक्चुअल वूल पहन रहे हो, बिकॉज एक्चुअल वूल की जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। इसलिए ज्यादातर स्वेटर्स, सॉल्स जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एक्रिलिक, एक्रिलॉन, सिंथेटिक वूल। ठीक है, नेचुरल वूल से सस्ता भी है ये, इजिली अवेलेबल भी है, ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, लाइट वेट है, वार्म रहता है, एंड दिस इज दैट इज व्हाट वी नीड, इसलिए काफी ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे सिंथेटिक फाइबर्स के फायदे और नुकसान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो फायदा क्या है, फिर से लॉन्ग लास्टिंग लेक्चर, काफी लंबे वक्त तक चमकता रहेगा, है ना, काफी जल्दी आपको पुराना होता हुआ नहीं दिखेगा ये। ठीक है, क्लीन करना काफी आसान है इसको, काफी इजीली ड्राई हो जाता है ये। कोई भी सिंथेटिक फाइबर आप देखो, चूंकि वाटर वो काफी कम एब्जॉर्ब करते हैं तो सूखते काफी जल्दी हैं। ठीक है, ज्यादातर जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो रिंकल रेजिस्टेंट है, काफी जल्दी रिंकल्स नहीं आते हैं। एकदम हल्की आयरनिंग करोगे आप, रिंकल्स सारे इसके क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, वॉश करने पर ये श्रिंक नहीं होता। कॉटन के जो कपड़े हैं हमारे, जो वूल हैं, या इनफैक्ट सिल्क के साथ भी जो नेचुरल फाइबर है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप उनको जो वॉश करोगे कपड़े श्रिंक करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें सिंथेटिक फाइबर्स के साथ देखने को नहीं मिलती। इजिली अवेलेबल होते हैं ये फाइबर्स, और डेफिनेटली ये काफी सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये एज अ वेस्ट काफी लंबे वक्त तक धरती पे पड़े रहते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होती है, इस कारण से ये प्रेफरेबल नहीं होते हैं कि आग के पास जाना, किचन में जाके काम करना। काफी जल्दी पिघलते हैं, आग पकड़ते हैं, और काफी जल्दी जब पिघलेंगे, काफी जल्दी जब आग पकड़ेंगे, तो डैमेज करेंगे ज्यादा ये। सो दैट इज नॉट अ प्रेफरेबल थिंग टू वेयर। ठीक है, स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है इनको समर सीजन में या फिर रेनी सीजन में पहनना। ठीक है, क्योंकि फिर वो पसीना बॉडी से निकलेगा, मॉइस्चर जो है उसके कारण, और कपड़ा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो फिर जो एयर आएगी ना, वो आपको कूल कर नहीं पाएगी। सो इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल टू वेयर दीज टाइप ऑफ क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर और रेनी सीजन। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। अगेन, काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने के पीछे का रीजन यही है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आप इनको जलाओगे तो भी पॉल्यूशन होगी। ठीक है बच्चे, तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में सिंथेटिक फाइबर्स वाला पार्ट खत्म हुआ। प्लास्टिक्स में आते हैं हम लोग। प्लास्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीमर्स जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं। प्लास्टिक्स में जो लीनियर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, उनसे जो प्लास्टिक्स बने हुए होते हैं उनको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स होगी, प्लास्टिक की चेयर्स होगी, पॉलीथीन वगैरह सब एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक्स के। और सबसे पहला प्लास्टिक जो डेवलप किया गया था वो अलेक्जेंडर पार्क्स ने डेवलप किया था 1862 में, और उन्होंने अपने इस प्लास्टिक का नाम पार्क्सीन भी रख दिया। ठीक है, अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं उनमें जो मोनोमर, जो अरेंजमेंट है मोनोमर्स का, वो सिंपल नहीं है।
थर्मोप्लास्टिक जैसा, ये क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, और क्रॉस लिंकिंग से जो प्लास्टिक्स बना है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें सिंथेटिक प्लास्टिक्स की बच्चे, तो हल्का होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है, ये केमिकल्स पे काफी जल्दी अटैक रिएक्ट करता नहीं है, लस्टरस होता है ये, इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिसिटी से कोई खतरा नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, काफी ज्यादा लोड कैपेसिटी को झेल पाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और काफी रेंज ऑफ कलर्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, थर्मोप्लास्टिक अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। सो लीनियर अरेंजमेंट होता है मोनोमर्स का, इसमें काफी इजीली डिफॉर्म हो जाता है, आप इसको रिमोल्ड और रिसाइकिल कर सकते हो, दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स आप इससे बना सकते हो। ठीक है, हीटिंग पे मेल्ट हो जाता है, पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन, टेरिलीन, ये सब एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक्स के। ठीक है बच्चे, यहां तक मैं बताओ, कोई डाउट किसी को? सर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है? थर्मोप्लास्टिक अभी बता दिया ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यस सर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। चलो, तो थर्मोप्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर अरेंजमेंट था, इसका थोड़ा उल्टा है। इसका कैसा है? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है इसका, है ना। अभी हमने एक्चुअली थोड़ी देर पहले इसको भी पढ़ा ही था, बट देख लो फिर से। इसका अरेंजमेंट कैसा है? क्रॉस लिंक्ड है। ठीक है, इसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते हो, है ना। इसको आप गर्म करोगे तो ये डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये बर्न कर जाता है, इट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। अब की बात आपको समझ में आ रही है कि अगर ये डिफॉर्म नहीं हुआ तो रिमाउल्ड भी नहीं होगा, है ना। दूसरा आप शेप भी नहीं दे सकते हो, एक बार जिस शेप में आ गया बस आ गया। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक तो आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, बेकेलाइट। एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, मेलामाइन। ये एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, और देखो, प्लास्टिक का एक कॉमन सी एग्जाम्पल होता है कि वो पुअर कंडक्टर होता है, तो डेफिनेटली बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चूंकि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और ये गर्मी से डिफॉर्म नहीं होंगे, हीट से डिफॉर्म नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं कहाँ कहाँ। देखो, स्विचेज में यूज कर लिया जाएगा, आउटर कवरिंग ऑफ वायर। नहीं सर हो सकता है। नहीं जी, थर्मोप्लास्टिक होता है उसमें, वो पिघल जाता है, तुम गौर नहीं किया है। कार का आउटर कवरिंग गर्म करके देखो, पिघल जाएगा वो, समझ गया सर। है ना। हैंडल्स में यूज करते हैं हम लोग, जो बर्तन होते हैं ना उनके हैंडल में। और अभी भी अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो जाकर कुकर का हैंडल देखो, याद आया? ठीक है, और ये ना देखो बेकेलाइट के लिए है, ये याद रखना। मेलामाइन के लिए भी बता ही देते हैं हम तुम लोग को। ठीक है, मेलामाइन हीट रेजिस्टेंट भी होता है। ठीक है, काफी लंबे वक्त तक ये हीट को रेजिस्ट कर पाता है,
ठीक है, तो किचन वेयर फैब्रिक्स जो होते हैं ना, उनमें यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ लिख लेते हैं, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू हीट। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, it is widely used किचन वेयर में यूज करते ही हैं। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ऐसे फैब्रिक्स जो कि फायर को रेजिस्ट करते हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है बच्चा। ठीक है, अच्छा, इसको लिख लो जल्दी से। इसके बाद देखो, प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट्स करके एक टॉपिक है आपके बुक में। ठीक है, जिसमें आपको समझना है कि एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ता है इसका। तो इसको ऐसे ही लिखो सीधे सीधे, प्लास्टिक इज हैजार्डस टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है ना, एनवायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये। और क्या है, सिंस, अब प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब इसके कारण होता क्या है, हजारों सालों तक ये धरती पर ही रहेगा। और जब इतने साल तक रहेगा तो क्या करता है, पोल्यूट करता है। और बताओ, और कुछ करता है। अच्छा, ये तो चीजें हैं, डैमेजेस क्या क्या कॉज करता है ये बता दो। डैमेजेस की अगर बात करें हम लोग, तो पोल्यूट करता है, पाइपलाइंस ब्लॉक कर देता है, ड्रेनेज ब्लॉक कर देता है। सर माइक्रो प्लास्टिक में डिफॉर्म में हो सकता है सर। माइक्रो प्लास्टिक्स के फॉर्म में इसको चेंज होने में लग जाते हैं हजारों साल, इसीलिए तो लिखा हुआ है। धीरे धीरे टूटते 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 वो माइक्रो प्लास्टिक्स के फॉर्म में जाता है ना। यस सर। तब अब देखो, आगे क्या है कि स्ट्रे एनिमल्स जो है लाइक काउज एंड डॉग्स, ना, अब आप लोग क्या करते हो या हम लोग क्या करते हैं कि जो बचा हुआ खाना है उसको पॉलिथीन में डाल के फेंक देते हैं, है ना। फलों का, सब्जियों का छिलका वगैरह जो है उसको पॉलिथीन में डाल के फेंक देते हैं, और गाय या कुत्ते जैसे जानवर खाने की सर्च में आते हैं, उस खाने के साथ प्लास्टिक को भी खा जाते हैं।
और इसके कारण क्या क्या होता है? काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं उनको भी, और काफी पेनफुल डेथ होती है फिर, है ना, अगर टाइम पे इलाज नहीं मिल पाया। इलाज क्या है? बेसिकली उनकी सर्जरी करके उनके स्टमक से वो एक्सेसिव प्लास्टिक जो जमा हुआ है वो पूरा निकालना पड़ जाता है। ठीक है, कई साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, एनवायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है। ठीक है, अगर जला दिया जाए तो क्या होगा? सर वो वाला पेज दिखाएगा, स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा सा। मान लो अगर प्लास्टिक्स को जला दे तो क्या होगा? कई सारे हार्मफुल गैसेस निकलेंगे जो कि क्या करेंगे? एयर को पोल्यूट करेंगे। हो गया। यस सर। हार्मफुल गैसेस निकलते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं, है ना। नाउ मेजर्स क्या है, क्या क्या कर सकते हो आप? बताओ। सबसे पहले चीज तो यूज डस्टबिन, है ना, इधर उधर नहीं फेंकेंगे प्लास्टिक्स। हम लोग करते हैं ना, बिस्किट खाते हैं, स्नैक्स लेते हैं, चिप्स वगैरह, रैपर ऐसे ही फेंक दिया कहीं भी, तो वो नहीं करना है हमें। ठीक है, फिर यही वाले जो होते हैं ना कचड़े, ये सीवेज में जाते हैं, नालियों को जाम करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक करते हैं, पाइपलाइंस ब्लॉक करते हैं। ठीक है, आगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग रखिए। है ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करके कलेक्ट कीजिए, ताकि बायोडिग्रेडेबल वाला जो है वो डिकम्पोज हो जाए। उनको लिए आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह में भी आप उसको यूज कर सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल को एक सेफ वे ढूंढ के उसको डिस्पोज करना होता है। ठीक है, जूट बैग्स वगैरह का या फिर कॉटन बैग्स वगैरह का जो यूज है उसको प्रमोट करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मार्केट जा रहे हैं तो घर से लेके जाएंगे एक झोला, है ना, प्लास्टिक्स को कम यूज करने के लिए। साथ ही साथ जो सबसे आखिरी चीज है, 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए हमें। ना ये 4R प्रिंसिपल क्या है? 4R प्रिंसिपल्स बेसिकली बच्चे, सबसे पहला कि जितना प्लास्टिक आप यूज करो उसके यूज को घटाओ। ठीक है, एक प्लास्टिक जो एक बार यूज हुआ है उसको दोबारा यूज करो, तीसरी बार यूज करो, चौथी बार यूज करो, जब तक वो यूजेबल फॉर्म में है उसको यूज करते रहो। ठीक है, उनको आप कलेक्ट करो सेपरेटली ताकि उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज सको, सो दैट रिसाइकल होके वो सेम प्लास्टिक नए यूज में आए, नई प्लास्टिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कम से कम हो। एंड रिकवर, है ना, जो प्लास्टिक्स इधर उधर फेंके गए हैं उनकी रिकवरी जरूरी है, सो दैट उनको रिकवर करके भी
उनको दोबारा रिसाइकल करके रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ हमें हेल्दी हैबिट्स बनानी होंगी सो दैट ये जो प्लास्टिक्स हैं इनके कारण जो होने वाला नुकसान है हमारे इन्वायरमेंट पे उससे बचाया जा सके और अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जा सके। सो बच्चे, दैट इज द एंड of your chapter named synthetic fibers and plastics. Now, if you have any doubt, डायरेक्टली पूछ लो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो, सॉरी। ठीक है, जहां डालना है डाल लो, क्लियर कर लो डाउट।